सोचिए कि आपको 1 अरब से ज्यादा लोगों के लिए एक रूल बुक बनाने का काम दिया गया है। ऐसे लोग जो सैकड़ों भाषाएं बोलते हैं, अलग अलग धर्मों को मानते हैं और जिनकी संस्कृतियां भी एक दूसरे से बहुत अलग हैं। बहुत मुश्किल काम है। आप शुरू कहां से करेंगे? आज हम आधुनिक भारत के इसी ब्लूप्रिंट यानी भारतीय संविधान की गहराइयों में उतर रहे हैं। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो हमें बताएगी कि ये दस्तावेज सिर्फ कानून की किताब नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा है। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। जी। तो सबसे पहले एकदम बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। जब हम संविधान कहते हैं तो इसका असल में मतलब क्या है? ये बहुत अच्छी शुरुआत है। देखिए, संविधान शब्द को अगर तोड़ें तो बनता है सम और विधान। सम और विधान, ठीक है। सम यानी समान और विधान यानी कानून। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ ऐसा कानून जो सब पर समान रूप से लागू हो, सबके लिए बराबर कानून। हाँ, ये किसी भी देश का वो सर्वोच्च कानून है जिसके आधार पर उस देश की पूरी शासन व्यवस्था चलती है। बाकी सारे कानून इसी के दायरे में रहकर बनाए जाते हैं। तो ये सिर्फ कानून की किताब नहीं बल्कि एक तरह का सामाजिक अनुबंध है, एक एग्रीमेंट जिस पर पूरा देश चलने के लिए सहमत होता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और शब्द आता है, राजव्यवस्था या पॉलिटी। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही समझ लेते हैं। इनमें क्या फर्क है? ये बहुत ही जरूरी फर्क है और इसे समझना इस पूरी चर्चा की नींव है। इसे एक आसान उदाहरण से समझते हैं। हाँ, बताइए। संविधान अगर सिद्धांत है, मतलब थ्योरी है, तो राजव्यवस्था उसका व्यवहारिक रूप है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। अच्छा। संविधान कागज पर लिखा एक आदर्श है और राजव्यवस्था वो मशीनरी है जो उस आदर्श को जमीन पर उतारती है। कोई ठोस उदाहरण दे सकती है जिससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाए? बिल्कुल। हमारे संविधान का अनुच्छेद 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। एक लाइन। हाँ, ये एक बहुत बड़ी और आदर्श बात है, एक सिद्धांत है। लेकिन सिर्फ इतना लिख देने से क्या समाज से छुआछूत खत्म हो जाएगी? नहीं, जाहिर है नहीं होगी। नहीं। तो यहाँ राजव्यवस्था तस्वीर में आती है। कैसे? संसद, जो राजव्यवस्था का एक हिस्सा है, इस सिद्धांत को लागू करने के लिए 1955 में नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाती है। ओके। ये कानून कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अस्पृश्यता का पालन करेगा तो ये एक दंडनीय अपराध होगा और इसके लिए उसे जेल भी हो सकती है। अच्छा, तो संविधान ने बताया क्या और राजव्यवस्था ने बताया कैसे? एकदम सही। यही इन दोनों के बीच का रिश्ता है। एक और कमाल का उदाहरण अनुच्छेद 21 यानी जीवन जीने का अधिकार का है। ये सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है। हाँ, कि हाँ, सबको जीने का अधिकार है। बिल्कुल। लेकिन हमारी राजव्यवस्था, खासकर हमारी न्यायपालिका ने इस एक लाइन में जान डाल दी है। अदालतों ने समय समय पर इसकी व्याख्या करके इसके दायरे को बहुत बड़ा कर दिया है। मतलब? उन्होंने कहा कि जीवन का मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है बल्कि गरिमा के साथ जीवन है। गरिमा के साथ। और इसी व्याख्या के कारण आज अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार, साफ हवा में सांस लेने का अधिकार और यहाँ तक कि शांति से सोने का अधिकार भी अनुच्छेद 21 का हिस्सा बन गए हैं। सोने का अधिकार भी? वाह। जी, यह दिखाता है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है बल्कि एक जीवित दस्तावेज है जिसे राजव्यवस्था समय के साथ विकसित करती है। ये तो सच में दिलचस्प है। अब उस बुनियादी सवाल पर लौटते हैं कि आखिर किसी भी देश को, खासकर एक लोकतंत्र को, संविधान की जरूरत ही क्यों पड़ती है? देखिए, जहाँ राजतंत्र होता है वहाँ तो राजा का वचन ही शासन होता है। सही बात है। लेकिन लोकतंत्र लोगों का शासन है और जब करोड़ों लोग मिलकर शासन करते हैं तो उन्हें कुछ बुनियादी नियमों पर सहमत होना पड़ता है ताकि अराजकता ना फैले। संविधान वही बुनियादी नियम तय करता है। इसके मुख्य तौर पर 4 बड़े काम हैं। क्या है वो 4 काम? पहला और सबसे जरूरी काम है समाज में समन्वय और विश्वास पैदा करना। समन्वय और विश्वास? हाँ, भारत जैसे विविधता से भरे देश में जहाँ अलग अलग समुदाय हैं, संविधान नियमों का एक ऐसा सेट देता है जिस पर सब भरोसा कर सकें। ये सबको बताता है कि खेल के नियम क्या हैं ताकि सब शांति से एक साथ रह सकें। ठीक है, ये तो वो पहला काम। और दूसरा काम है निर्णय लेने की शक्ति को स्पष्ट करना। मतलब? यानी ये तय करना कि समाज के लिए फैसले कौन लेगा और सरकार कैसे बनेगी। संविधान बताता है कि संसद का गठन कैसे होगा, प्रधानमंत्री कौन होगा और कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होगी। ये शक्ति का एक साफ साफ बंटवारा कर देता है। लेकिन अगर हम किसी सरकार को चुनकर इतनी शक्ति दे ही रहे हैं तो फिर उस पर सीमाएं लगाने की क्या जरूरत है? आखिर वो हमारी चुनी हुई सरकार है। ये तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण काम है, सरकार पर सीमाएं लगाना। अच्छा। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ बहुमत का शासन नहीं होता।
कभी कभी बहुमत की सरकार भी ऐसे फैसले ले सकती है जो किसी अल्पसंख्यक समूह या व्यक्ति के अधिकारों के खिलाफ हों। ये तो हो सकता है। यहीं पर संविधान एक लक्ष्मण रेखा खींचता है। और वो लक्ष्मण रेखा क्या है? वो है हमारे मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। ओके। संविधान कहता है कि सरकार कोई भी ऐसा कानून नहीं बना सकती जो नागरिकों के इन बुनियादी अधिकारों को छीनता हो। ये एक तरह से आम नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच है जो उसे राज्य की असीमित ताकत से बचाता है। मतलब सरकार अपनी मनमानी नहीं कर सकती? बिल्कुल नहीं कर सकती। लेकिन कई बार ऐसा भी सुनने में आता है कि ये सीमाएं, जैसे मौलिक अधिकार, देश की तरक्की में रुकावट बनती हैं। हाँ, ये बहस हमेशा चलती है कि सरकार कोई बड़ा प्रोजेक्ट लाना चाहती है और लोग अपने अधिकारों का हवाला देकर उसे रोक देते हैं। इस तनाव को कैसे देखा जाए? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और संविधान का काम ही इन दोनों के बीच संतुलन बनाना है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक विकास। अब यहीं पर संविधान का चौथा काम सामने आता है। और वो क्या है? वो है एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। अच्छा। संविधान सिर्फ सरकार को रोकने वाला एक नकारात्मक दस्तावेज नहीं है, बल्कि ये सरकार को कुछ सकारात्मक काम करने का निर्देश भी देता है। ये कहता है कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो एक ऐसा समाज बनाए जो न्याय, समानता और स्वतंत्रता पर आधारित हो। इसका कोई उदाहरण है जहां संविधान ने सरकार को कुछ करने के लिए प्रेरित किया हो? हाँ, जैसे 1982 के एशियाई खेलों के दौरान जब पता चला कि मजदूरों को तय न्यूनतम वेतन से भी कम पैसे दिए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया और कहा कि ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। अच्छा। ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ एक रूल बुक नहीं, बल्कि एक नैतिक दिशा निर्देशक भी है। इन ऊंचे आदर्शों के बावजूद कभी-कभी सिस्टम बुरी तरह फेल भी हो जाता है। मुझे एक मामला याद आ रहा है, मचल लालूंग का। ओ हाँ, उनकी कहानी तो दिल दहला देने वाली है। बिल्कुल। मचल लालूंग को 1951 में 23 साल की उम्र में मामूली चोट पहुंचाने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। उन्हें मानसिक रूप से बीमार बताकर अस्पताल भेज दिया गया और फिर सिस्टम उन्हें भूल गया। हाँ। वे 54 साल बाद 2005 में 77 साल की उम्र में रिहा हुए। 54 साल? ये तो अविश्वसनीय है। सोचिए, एक इंसान की पूरी जवानी और जिंदगी जेल में गुजर गई बिना किसी सुनवाई के। तो ये मामला हमें क्या सिखाता है? ये हमें याद दिलाता है कि अनुच्छेद 21 यानी जीवन का अधिकार सिर्फ एक किताबी बात नहीं है। जब सिस्टम यानी हमारी राज्य व्यवस्था इसे लागू करने में नाकाम होती है तो असल जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। इसीलिए संविधान के मूल्यों की रक्षा करना इतना जरूरी है। इसी शक्ति के संतुलन की बात करते हुए संविधान सरकार को कुछ असाधारण शक्तियां भी तो देता है, जैसे आपातकालीन प्रावधान। हाँ, बिल्कुल। संविधान निर्माताओं को पता था कि देश पर कभी असाधारण संकट भी आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने 3 तरह के आपातकाल का प्रावधान किया। कौन कौन से? अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, जो युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति में लगता है। ठीक है। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य आपातकाल या राष्ट्रपति शासन, जब किसी राज्य का शासन संविधान के अनुसार न चल पा रहा हो। और तीसरा? और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो भारतीय लोकतंत्र की ताकत को दिखाती है। आपातकाल में भी कुछ अधिकार छीने नहीं जा सकते। एकदम सही, ये बहुत बड़ी बात है। 1978 में 44th संविधान संशोधन के बाद ये तय कर दिया गया कि चाहे कुछ भी हो जाए, देश में कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, तब भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता। ये हमारे लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है। बिल्कुल। तो संविधान ने सरकार को काम करने की शक्ति दी और उस पर लगाम भी लगाई। लेकिन ये काम असल में करता कौन है? यहीं पर अलग अलग तरह की संस्थाएं या इंस्टीट्यूशंस तस्वीर में आते हैं। इन्हें कैसे समझा जाए? ये समझना बहुत जरूरी है कि कौन सी संस्था अपनी शक्ति कहाँ से हासिल करते हैं। इन्हें हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। ओके। पहली है संवैधानिक संस्थाएं या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। ये वो संस्थाएं हैं जिनका जिक्र सीधी संविधान के किसी न किसी अनुच्छेद में किया गया है। जैसे वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में या चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में। अच्छा। ये अपनी शक्ति और अधिकार सीधे संविधान से लेते हैं, इसलिए ये बहुत शक्तिशाली और स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। और दूसरी श्रेणी? दूसरी श्रेणी है गैर संवैधानिक संस्थाओं की, जिनका जिक्र संविधान में नहीं है। और तीसरी? और तीसरी है असंवैधानिक
यानी वो संगठन जो संविधान के ही खिलाफ काम करते हैं। इस दूसरी श्रेणी पर आते हैं गैर संवैधानिक। इसके भी दो प्रकार बताए गए हैं, सांविधिक, स्टैट्यूटरी और कार्यकारी। जी, इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल है। बस ये याद रखिए कि सांविधिक या स्टैट्यूटरी संस्थाओं को उनकी शक्ति विधि या कानून से मिलती है, जिसे संसद पास करती है। अच्छा, संसद के कानून से। हाँ, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC या राष्ट्रीय महिला आयोग NCW, ये संसद द्वारा बनाए गए एक एक्ट के तहत काम करते हैं। और कार्यकारी? वहीं कार्यकारी या एग्जीक्यूटिव संस्थाएं सरकार के एक कार्यकारी आदेश या हुक्म से बनती हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नीति आयोग। नीति आयोग, जो योजना आयोग की जगह बना था? हाँ, उसे 2015 में एक सरकारी प्रस्ताव से बनाया गया था, संसद के कानून से नहीं। और असंवैधानिक संस्थाएं, जाहिर है ये कानून के दायरे से बाहर हैं। हाँ, ये वो संगठन है जो देश के संविधान को ही नहीं मानते और उसे हिंसा के जरिए पलटना चाहते हैं। जैसे आतंकवादी या माओवादी संगठन? जी, भारत में माओवादी आंदोलन की जड़ें 1967 के पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव से जुड़ी हैं, जहां चारों मजुमदार और कानू सान्याल जैसे नेताओं ने सशस्त्र विद्रोह का रास्ता अपनाया। और इनसे निपटने के लिए हमारे पास UAPA जैसे कानून भी हैं। चलिए अब थोड़ा वैश्विक परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। संविधान भी तो अलग अलग तरह के होते हैं, लिखित और अलिखित। ये एक बहुत मौलिक अंतर है। लिखित संविधान वो होता है जिसे एक खास समय पर एक संविधान सभा द्वारा बाकायदा लिखा और अपनाया जाता है। जैसे अमेरिका और भारत का? बिल्कुल। इन देशों में संविधान सर्वोच्च होता है, यानी संसद भी इसके ऊपर नहीं है। और अलिखित संविधान का क्या मतलब है? क्या वहां कोई कानून ही नहीं लिखा होता? नहीं, ऐसा नहीं है। अलिखित का मतलब है कि कोई एक सिंगल दस्तावेज नहीं है जिसे संविधान कहा जा सके। तो फिर? वहां का संविधान समय के साथ विकसित हुई परंपराओं, अदालती फैसलों और संसद द्वारा पास किए गए अलग अलग कानूनों का एक संग्रह होता है। ब्रिटेन, इजराइल और न्यूजीलैंड इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। अच्छा। और ब्रिटेन में तो संसद सर्वोच्च है ना? हाँ, ब्रिटेन में संसद की संप्रभुता का सिद्धांत है, यानी संसद जो चाहे कानून बना सकती है। ये तो बहुत बड़ा अंतर है। अब एक और वर्गीकरण पर आते हैं जो केंद्र और राज्यों के रिश्ते तय करता है, परिसंघ, संघ और यूनियन। इसे आप रिश्तों की मजबूती से समझ सकते हैं। ओके। परिसंघ या कॉन्फेडरेशन सबसे कमजोर रिश्ता है। ये कुछ राज्यों के बीच एक ढीला ढाला समझौता होता है, जिसमें से कोई भी राज्य जब चाहे अलग हो सकता है। दोस्तों के ग्रुप की तरह जो कभी भी टूट सकता है। हाँ बिल्कुल, पुराना अमेरिका ऐसा ही था। और संघ और यूनियन में क्या फर्क है? संघ या फेडरेशन एक मजबूत समझौता है, जैसे अमेरिका आज है। इसमें राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा होता है, लेकिन राज्य अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकते हैं। ये एक शादी की तरह है। तो फिर यूनियन क्या है? यूनियन सबसे मजबूत रिश्ता है। यह एक अविनाशी संघ है। अविनाशी संघ? हाँ, भारत इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। हमारे संविधान का अनुच्छेद 1 साफ कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है और उन्हें संघ से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। यह एक ऐसे परिवार की तरह है जिसके सदस्य कभी अलग नहीं हो सकते हैं। तो फिर भारतीय व्यवस्था को क्या कहा जाए? ये पूरी तरह से संघात्मक या फेडरल भी नहीं लगती, क्योंकि केंद्र बहुत शक्तिशाली है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसीलिए विशेषज्ञ भारतीय व्यवस्था को अर्ध संघात्मक या क्वाजी फेडरल कहते हैं, जैसा कि केसी वेयर ने कहा। आइवा जेनिंग्स ने इसे केंद्रीकरण की मजबूत प्रवृत्ति वाला संघ कहा, क्योंकि आपातकाल जैसी स्थिति में सारी शक्ति केंद्र के हाथ में आ जाती है। मतलब ये कोई जुगाड़ नहीं, बल्कि सोच समझकर अपनाया गया एक अनोखा मॉडल है। बिल्कुल। ग्रैनविल ऑस्टिन ने इसे सबसे खूबसूरती से समझाया। उन्होंने इसे सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा। सहकारी संघवाद? हाँ, उनका मानना था कि भारत में केंद्र और राज्य एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते, बल्कि देश के विकास के लिए एक दूसरे का सहयोग करते हैं, मिलकर काम करते हैं। तो ये क्वाजी फेडरल होना भारत की कोई कमी नहीं, बल्कि इसकी खूबी है। शानदार। और आखिर में सरकार चलाने के भी दो मुख्य मॉडल दुनिया में प्रचलित हैं, संसदात्मक और अध्यक्षीय। जी, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। इनमें क्या मुख्य अंतर है?
संसदात्मक प्रणाली जो हमने ब्रिटेन से अपनाई है, उसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि यहाँ राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख दो अलग-अलग लोग होते हैं। जैसे भारत में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। बिल्कुल। राष्ट्रपति हेड ऑफ स्टेट हैं जो नाम मात्र के प्रमुख हैं, और प्रधानमंत्री हेड ऑफ गवर्नमेंट है जिनके पास असली शक्ति है। और अध्यक्षीय प्रणाली में? अध्यक्षीय प्रणाली जैसे अमेरिका में राज्य और सरकार दोनों का प्रमुख एक ही व्यक्ति होता है, राष्ट्रपति, और वो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। हमारी चर्चा के अंत में भारतीय संविधान से जुड़े कुछ बहुत ही रोचक तथ्य भी हैं। जी, ये जानना दिलचस्प है कि हमारे संविधान की जो मूल अंग्रेजी प्रति है उसे किसी मशीन से टाइप नहीं किया गया था। तो फिर? उसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने अपनी खूबसूरत लिखावट में हाथ से लिखा था। हाथ से? पूरी किताब? जी हाँ, पूरी किताब। और मजे की बात यह है कि उन्होंने इस विशाल काम के लिए एक भी पैसा नहीं लिया। अरे वाह! उनकी बस एक शर्त थी कि संविधान के हर पन्ने पर वो अपना नाम लिखेंगे और आखिरी पन्ने पर अपने दादा का नाम। कमाल है। और हिंदी संस्करण को वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखा। इसकी जो अद्भुत कलाकृतियां हैं वो शांति निकेतन के महान कलाकार नंदलाल बोस और उनकी टीम ने बनाई। ये तो सच में कमाल की जानकारी है। तो आज की चर्चा से बात तो साफ है कि संविधान सिर्फ एक दस्तावेज नहीं बल्कि एक राष्ट्र की आत्मा का प्रतिबिंब है। निश्चित रूप से। और अंत में विचार करने के लिए एक सवाल छोड़ना चाहूंगी। जी जरूर। हमने देखा कि संविधान कैसे काम करता है, उसका ढांचा क्या है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 1950 में लिखा गया एक दस्तावेज आज 21वीं सदी के भारत की चुनौतियों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जलवायु परिवर्तन और डिजिटल प्राइवेसी के लिए प्रासंगिक कैसे बना रहता है। बहुत जरूरी सवाल है। उसे जीवंत कौन बनाता है? केवल उसमें लिखे हुए शब्द, उसकी व्याख्या करने वाली अदालतें, या वो करोड़ों लोग जो हर दिन उसके सिद्धांतों को जीने की कोशिश करते हैं?